अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। पहले ज़रा प्रोग्राम के हिस्से में हम इकॉनमी पर बात करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के मामलात। वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि 1,000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम इदारों में करप्शन की वजह से ज़ाया हो रही है। तो आप सोचें कि कितने हज़ार अरब रुपए की करप्शन होगी कि इदारों की अपनी कैपेसिटी के अंदर ही 1,000 अरब से ज़ायद की रकम खर्च हो रही है। अच्छा, कैसे इसको बेहतर करना है, हुकूमती खर्चों को कैसे कम करना है जो आईएमएफ बार बार कह रहा है, फिर जीडीपी कैसे बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री के मामलात अपनी जगह पर हैं, भारी भरकम कॉस्ट है बिजली गैस यानी पावर की। एनर्जी सेक्टर अगर महंगा होगा तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे होगी। और फिर हमारे यहाँ जो बड़े मसाइल हैं उनमें लोन यानी कर्जा, भारी भरकम कर्जा है, और उन्हीं की सूद की मद में अदायगियाँ जो हो रही हैं वो हमारी इकॉनमी पर इतना बड़ा डेंट है कि उससे बड़ा डेंट शायद और कोई ना हो। एफबीआर के सिस्टम्स, टैक्स कलेक्शन और टैक्स को ही रेवेन्यू मानकर आगे चलेंगे तो आवाम पर बोझ बढ़ता चला जाएगा। इस पर भी बात करेंगे, इस सिस्टम को कैसे बेहतर करना है। और पेचीदा टैक्स का निज़ाम जो है और रीफंड्स के मामलात हैं, ये एक अलग मैटर है। लोगों का इस पर इतना एतमाद है नहीं। आईएमएफ के साथ कब तक चलना है हमने, और कैसे आईएमएफ से जान छुड़वानी है, इसका कोई ख़ास मैकेनिज्म, कोई फार्मूला यानी कुलिया कोई ऐसा हमारे पास मौजूद है या नहीं है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं, माहिर मईशत भी हैं, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये जो करप्शन का जिक्र कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना, 1,000 अरब रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। और जो ओवरऑल हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी आईएमएफ को लेकर, तो इदारों में तो 3-3.5 हज़ार अरब से जायद की करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं। तो कैसे चलेगा हुकूमती बिजनेस? देखें, अब बहुत से इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि जो आपने कहा कि कैसे चलेगा हुकूमत का बिजनेस। तो ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं आईएमएफ की, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो उन्होंने लिखी है, उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भी रिपोर्ट लिखी है जिसने ये करप्शन के अलावा ये कहा है कि गुर्बत पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। तकरीबन आधी आबादी जो है वो गुर्बत के नीचे पहुंच गई है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के कोई चांस नहीं है। जॉब्स के ग्रोथ के बगैर जॉब्स नहीं मिल सकते। बच्चे जो हैं वो खुराक नहीं पूरी मिल रही, स्टंटेड हैं, स्कूलों से बाहर हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो जाहिर है कि हुकूमत की बिजनेस जो है वो अब डेड एंड पे आ चुकी है। और उसका मतलब ये है कि जो गवर्नेंस का निज़ाम है, ये तमाम रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आप अपने गवर्नेंस के निज़ाम को दुरुस्त करें। नंबर वन जो है इसमें इशू वो है कि हम एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है रही इकॉनमी। इसमें वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो competitiveness नहीं है जिसके तहत आप दुनिया में compete कर सकें। और हिंदुस्तान या वियतनाम या चाइना, ये जो इस वक्त बड़े एक्सपोर्टर हैं दुनिया में, उनसे आप compete नहीं कर पा रहे। उसमें बहुत सी वजूहत हैं। एक वजह जो है जो गवर्नेंस से रिलेटेड है कि वो हमने अपनी इकोनॉमी में जो डिसीजंस हैं और जो इंसेंटिव्स इकोनॉमी में दिए जाते हैं वो एक्सपोर्ट के खिलाफ होते हैं, और वो ज़्यादातर डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना और डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही ऑपरेट करना, वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो इंसेंटिव्स डोमेस्टिक हैं, इंटरनेशनल बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो इनपुट कॉस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें नंबर वन एनर्जी सेक्टर है, जिसमें पावर सेक्टर ने पाकिस्तान की तकरीबन आवाम को भूखा नंगा कर दिया है। उनकी उनकी आमदन ख़त्म कर दी है, उनकी रोज़गार ख़त्म कर दी है, उनको गुर्बत में डुबो दिया है। और वो हमारा पावर का निज़ाम है जो कि हमने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। और अभी भी हुकूमत में बड़े बड़े जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये उन्हीं की डिसीजंस हैं कि आज आप
देख रहे हैं कि पावर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जिसमें दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम सार्फिन को दे रहे हैं, और उसमें सर्कुलर डेट के भी इश्यूज हैं, उसमें चोरी के इश्यूज हैं, और उसका जो खमियाजा है वो अवाम भुगत रही है या इंडस्ट्री भुगतती है, एग्रीकल्चर उसको कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको ठीक किए बगैर आपकी इकॉनमी आगे नहीं चल सकती। एनर्जी के बाद आपने टैक्स की बात की, तो वो भी बिल्कुल सही है कि टैक्स का निज़ाम बड़ा फरसूदा है, बहुत कोर्सिव है, बहुत ज़्यादा जो लोग टैक्स नेट में हैं उन पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता है, जो टैक्स नेट में नहीं है वो इस सारे बोझ से बच जाते हैं। और ट्रस्ट लेवल बहुत कम है, बिजनेस जो है वो टैक्स के अदारे को ट्रस्ट नहीं करती, और टैक्स का अदारा जो है वो बिजनेस को और अवाम को ट्रस्ट नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तीसरा मसला ये है कि हुकूमती अखराजात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम में हमारी शर्त है कि जो भी खर्चा हुकूमत करेगी वो टैक्सेस के ज़रिए या किसी रेवेन्यू सोर्स उसके लिए होगा। तो प्राइमरी सरप्लस हमें चाहिए, यानी कि अखराजात से भी ज़्यादा टैक्स रेवेन्यूज होंगे तो प्राइमरी सरप्लस होगा। तो उसकी वजह से टैक्स की इतनी ज़्यादा हो गई है इंसिडेंस के अब इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे लो लेवल पे आ गई है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो। और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सारों का फोकस है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, और ज़रूरत इकॉनमी को है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो की। तो एज अ कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान में कुछ 12-13% के करीब है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक में 30% पे इन्वेस्टमेंट पहुंची हुई है। चीन में तो इन्वेस्टमेंट जो कोई 40% से भी ऊपर है। सो आई थिंक कि वो हमारा निज़ाम जो है अब आई थिंक उसको रिप्लेस करने का वक्त आ चुका है। अच्छा और सर, उस चूंकि आप इसका पॉइंट खुद ऑफ हिस्सा व्यू रहे से हैं, मिनिस्ट्री जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये क्या पेचीदगी है कि हम अपने टैक्स निज़ाम की रिफॉर्म्स की बात तो करते हैं लेकिन उसको रिफॉर्म कर नहीं पाए, लोगों का उस पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए। फिर सैलरीड क्लास कहती है जी सबसे ज़्यादा पैसे हमसे लिए जा रहे हैं, मराहत हमारे पास है नहीं, ना हमारे पास बेहतर सेहत की सहूलत है, ना तालीम की सहूलत है, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम आपके सामने, कहीं बेहतर हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। हर सूबा अलग अलग तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी आ गई है। हम ये टैक्सेशन का निज़ाम सूबों पर कितना इसका जिम्मेदारी है, अमल दखल है, विफाक की क्या इस पर जिम्मेदारी और अमल दखल है, क्या हमने इसको अलग अलग किया, डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं इस चीज़ का, या अभी तक इस लेवल पर भी नहीं पहुंचे? देखें, एक आपने जो बात की कि मुशर्रफ साहब के वक्त में टैक्स की रिफॉर्म्स हुई थी, जिसमें एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम को बहुत आगे प्रमोट किया गया था, और जो टैक्स की ब्यूरोक्रेसी थी उसको पीछे रोल बैक किया गया था, उनको हैरेसमेंट से रोक दिया गया था। और उस वक़्त इसका बहुत अच्छा असर हुआ था कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो पहली दफ़ा 20% से ऊपर चली गई थी। और जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो निज़ाम जो वो रिफॉर्म्स थी टैक्स की वो भी उसके साथ ही ख़त्म कर दी गई, और उनको बल्कि रिवर्स कर दिया गया। और उसके बाद टैक्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया गया कि टैक्स की जो अदारा है वो उसको बहुत ज़्यादा ताकत दी गई कि जिस तरह चाहे वो टैक्स इकट्ठा करे। और उसकी वजह से वो तो एक सेल्फ असेसमेंट जो थी वो भी ख़त्म हो गई, और दूसरा जो कोर्शन है
जो कोर्सिव निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसके ऊपर से फिर कोविड भी आ गया, और फिर एक जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हुआ, और उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आती गई, लेकिन टैक्सेस जो हैं वो हम बढ़ाते चले गए। सो आई थिंक ये निज़ाम जो है ये रिफॉर्म्स के बगैर ठीक नहीं हो सकता। आपको ब्यूरोक्रेसी को रोल बैक करना पड़ेगा, और रोल बैक का मतलब है कि आपको बहुत डीरेगुलेट करना पड़ेगा निज़ाम को, और जो ब्यूरोक्रेसी को ताकत दी हुई है कि इंटरफेयर करे निज़ाम में, वो ताकत ख़त्म करनी पड़ेगी, और एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का निज़ाम होगा, तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। और एक्सपोर्ट अगर आपने करना है तो उसके लिए भी इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा आपको। सारी कॉस्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे आपको competitive करनी पड़ेंगी, और इंसेंटिव देने पड़ेंगे एक्सपोर्ट्स के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर आपने बढ़ानी है तो उसमें बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दरकार होंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमी के इंसेंटिव्स को चेंज करेगी फ्रॉम एक इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, उसको आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट्स में महारत रखे उसके लिए। ठीक हो सो गया। आपको अच्छा ये सर, सारी इसी में चेंजेस एक चीज करने के माजरत, बाद ही कोई काम चलेगा। ठीक हो गया सर, ये जो हम अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जिसका हम इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं, हम तो सिर्फ देखते हैं कि बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो सिर्फ हमारे पास टेक्सटाइल रह गई है, ना हमारी सर्जिकल आइटम्स जो कि बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। स्पोर्ट्स में भी हम कभी कभार काम चला लेते हैं, लेकिन राइस होते थे, एग्रीकल्चर की डिफरेंट चीज़ें होती थी, ले देकर बड़ा सेक्टर अब हमारे पास टेक्सटाइल रह गया। क्या हम 15 से 20 ऐसे शोबे नहीं हैं जिनको बेहतर कर सकें? जैसे चाइना के साथ हमें मौका मिला कि ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, बाकी ममालिक दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, अमेरिका सबसे बड़ा हमसे चीज़ें देता है, तो हम, और टैरिफ भी सबसे कम लगाया है इस रीजन में अमेरिका ने। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट कम से कम इंडस्ट्री बेहतर कर लें, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिफरेंट इंडस्ट्री को थोड़ा सा बेहतर कर लें, खाली टेक्सटाइल्स पे ना रहें? देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, और ये शो करता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का तल्लक है, और डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकी, क्योंकि निज़ाम ऐसा है कि वो एक तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकता, दूसरा निज़ाम ये है कि आप में जो वैल्यू एडिड चीज़ें करने के लिए महारत भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो वो वैल्यू एडेड भी नहीं इन्वेस्टमेंट निज़ाम होने देता। और उसके बाद वैल्यू एडिशन के बाद डाइवर्सिफिकेशन, जैसे भी आपने बात की कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सर्जिकल एंड स्पोर्ट्स गुड हैं, फिर आपके लाइट इंजीनियरिंग है, ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जो हैं ये हम बना सकते हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान में इनके क्लस्टर्स हैं, गुजरांवाला है, सियालकोट है, कराची, लाहौर में भी इनके क्लस्टर्स हैं, लेकिन उन क्लस्टर्स में हमें बहुत मॉडर्नाइजेशन चाहिए, जिद्दत चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो निज़ाम ये सारी चीज़ें होने नहीं देता। एक तो बहुत ज़बरदस्त हमारे निज़ाम के ऊपर एनओसी कल्चर है, उसके बाद हमारा जो फाइनेंस है वो ज़्यादातर हुकूमत को सर्व करता है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं है, वो ज़्यादा हम हाउसिंग और जो शहर हैं हमारे उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए इतनी सहूलत नहीं है जितनी होनी चाहिए। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरनल लॉजिस्टिक्स बड़े मुश्किल हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी माल नहीं जा सकता। आपने एग्रीकल्चर की बात की, हम्म। तो एग्रीकल्चर में तो ब्यूरोक्रेसी छाई हुई है,
और उसमें हुकूमत हर चीज़ में एक किस्म का कंट्रोल करती है, कीमतों को भी कंट्रोल करती है, सप्लाई को भी कंट्रोल करती है, मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। तो कोई इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में नहीं हो रही। तो पहला जो हमने बात की थी कि फोकस हुकूमत और बहुत सी हुकूमतों का टैक्स के ऊपर रहा है, और आईएमएफ प्रोग्राम भी टैक्स के ऊपर फोकस करता है। लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरत इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान की ज़रूरत मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री है। तो इसका मतलब है कि टैक्सेस आपको कम करने पड़ेंगे और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, और आपको मंडियां जो हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। मार्केट्स फंक्शन करेंगी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा निज़ाम जो है इन चीज़ों के को करने से रोकता है, और वो इन्वेस्टमेंट को पर्टिकुलरली उसके ऊपर खासी कंट्रोल्स लगाता है। सो आई थिंक कि ये जब तक निज़ाम हम डीरेगुलेट नहीं करते, डीरेगुलेट का मतलब ही ये होता है कि आप रुकावटें दूर कर दें। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी आप देख रहे हैं कि बड़े अरसे के बाद और एक बड़ी पुश करने के बाद एक पीआईए को आपने प्राइवेटाइज किया है। तो ये तो आज से 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी चीज़ें। बहरहाल पाकिस्तान में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है। हुकूमत का रोल कम करने की ज़रूरत है, डीरेगुलेशन की ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। पावर सेक्टर में एक कंपेटिटिव पावर मार्केट बनाने की जरूरत है, और हुकूमत को पावर सेक्टर से बाहर निकालने की जरूरत है। पावर हमें सेक्टर से बाहर निकालने की सर जरूरत है, वो आपने भी कहा, कुछ हमने पहले एक्सपर्ट से बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा कि इनको बाहर निकलना पड़ेगा, इसमें अपनी इजारादारी खत्म करें, इसके अंदर कंपटीशन पैदा करें, शायद बिजली भी सस्ती हो। लेकिन सर ये जो सर्कुलर डेट है, इसको जिस तरह से फिक्स किया गया लोन लेकर, वो मैंने आपने अपने बिलों में देना है और सालों साल हम भरते रहेंगे, देगी हुकूमत, भरेंगे हम लोग। सर्कुलर डेट कैसे फिक्स करना है, और क्या ये फिक्स हो गया दोबारा नहीं बढ़ेगा, या अभी तक फिक्स हुआ फिर दोबारा बढ़ जाएगा क्योंकि लाइन लॉसेस है? दूसरा, शॉर्टली बस बिल्कुल लास्ट में आपसे ये दो चीजें जानना चाहूंगा। एक, एंटरप्रेन्योरशिप, हम उसको क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? देखें, सबसे बात जो है ना, जड़ प्रॉब्लम की इस वक्त पावर सेक्टर बना हुआ है, और बिजली जो है वो बाकी दुनिया से सबसे महंगी है। सो पहला सवाल तो हमें ये पूछने की जरूरत है कि ये दुनिया की सबसे महंगी बिजली क्यों है, और वो फिर हमें पता लगेगा कि जिस किस्म के माहदे हमने किए हुए हैं वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं थे, और बड़े बड़े लोगों ने उन माहदों पे साइन किया हुआ और उसको बैक किया हुआ, और बल्कि वो अभी तक हुकूमत में है। सो वो निज़ाम जो है जिसमें अगर बिजली लेट से बाकी दुनिया को 15 14 15 रुपए में मिलती है, पाकिस्तान में वही बिजली जो है आपको 30 35 40 बल्कि 50 से भी ऊपर पे जाके मिलती है। सो इसको तो ठीक किए बगैर तो आगे आप चल ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि एक ज़माने में पाकिस्तान की बिजली जो थी वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें क्योंकि उसका फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये बिजली भी समझे इंपोर्टेड है। तो अगर आप हाइडर पे चले, जो हमेशा पाकिस्तान हाइड्रो डैम से बिजली लेता था, वो तकरीबन मुफ्त बिजली होती थी, और उसकी वजह से इंडस्ट्री भी ने भी बड़ा फायदा हुआ और एग्रीकल्चर को भी हुआ। लेकिन जब से हमने डैम बनाने बंद कर दिए, फिर हमने ये मायदे गलत उल्टे सीधे किए, और वो मायदे इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर किए। किसी ने नहीं सोचा कि ये डॉलर्स कहाँ से आएंगे। और जब पाकिस्तान में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया और बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन भी, आपके रुपए ने जो 60 70 रुपए का डॉलर होता था वो आज 280 रुपए का डॉलर है। तो वो सारी महंगाई उसकी वजह से आई है, और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई है, कंपेटिटिवनेस ख़त्म हो गई है। आप पैदावार कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको डॉलर्स नहीं है आपके पास इंपोर्ट करने के लिए। अभी भी आपके पास कैपेसिटी है, लेकिन रोज़ाना आप देखते हैं लोड शेडिंग होती है क्योंकि फ्यूल की शॉर्टेज होती है। सो आई थिंक ये निज़ाम अब आपको बनाना पड़ेगा जो कि एक कंपेटिटिव हो। दूसरा ये है कि इंपोर्ट से इसको निजात देनी पड़ेगी, यानी कि सोलर या हाइडल
के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस तवज्जो देनी पड़ेगी, और हुकूमती रोल जो है इसमें वो ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि जो चोरी चकारी है वो भी ख़त्म हो। सो आई थिंक कि बहुत सा काम है करने वाला, लेकिन उसमें डिसरप्शन का क्योंकि एलिमेंट है, इसलिए हुकूमत जो है इस काम को करने में बहुत स्लो है, और वो समझते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये अब वो हो नहीं पा ठीक रहा है जब तक री से नहीं इंजीनियरिंग होगा। प्रॉपरली नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो ये जो हमने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कानून साजी की, हमने FATF से बाहर आए, उसके बाद क्या ऐसे मसाइल हुए कि मुख्तलिफ मामलों में जहाँ पर तफ्तीश होती है, जहाँ से चीज़ों को बेहतर करना होता है, वहीं पे करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आ जाते हैं। जैसे आजकल आपने इन्फ्लुएंसर्स के कई केसेस सुने, उनके अंदर जो लोग तफ्तीश करने वाले थे या उसको केस को आगे बढ़ाने वाले थे, वहीं बड़ी कमज़ोरियाँ होती हैं। क्या वजह है कि हम इन चीज़ों को बेहतर नहीं कर पा रहे? फिर क्या वजह है कि खुसूसी टीमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टोरेट के साथ मुसलसल राब्ते में भी हैं, उसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में परेशान हैं? तो इसको कैसे बेहतर करना है? कानून साजी क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ होनी चाहिए? अभी FBR का जिक्र किया, तो कई बड़े ऐसे केसेस हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो छोड़कर यहाँ से क्यों जा रही हैं? क्योंकि वो टैक्सेशन से बड़ी परेशान, और इसकी कानून साजी इतनी सहल या आसान क्यों नहीं है? यहाँ पे कानून मौजूद है, शायद उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हो पा रही। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, ज़रा बात करेंगे ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टरेट को लेकर, बाकी मामलात को लेकर। केसेस इतना लंबा अरसा तवालत का शिकार क्यों रहते हैं? अभी हालिया हमने पंजाब में एक प्रॉपर्टी टैक्स आया, उसको देखा, उसको लेकर बहुत ज़्यादा मामलात भी हुए, उस पर बहुत ज़्यादा रीज़न हमने एक पहले भी डिस्कस किया। लेकिन लोगों का एतमाद यह है कि इस तरह अगर केसेस हल हो, इस तरह हमें फीसों से बच जाए वकला की, तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। 25-25 30-30 साल ना लटकेंगे केस, बल्कि जल्दी हो। मामला यह है कि जब तक आपके माशरे में या मुल्क में इंसाफ का हुसूल आसान और फौरी नहीं होगा, सस्ता नहीं होगा, तब तक आपकी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती, आपका कारोबार ज़िंदगी भी नहीं चल सकता, हुकूमती मशीनरी भी ठीक तरह काम नहीं शायद कर पाती। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको लेकर आज बात करनी है, ख़ास तौर पे केसेस को लेके, कंप्लाइंस को, इन्फोर्समेंट, ये सारी चीज़ें, टैक्स कवानीन, इस पर अमल दरामद, ये कितना ज़रूरी होता है। और टैक्स कवानीन में रद्दोबदल भी होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद कोई बेहतरी नहीं आ पाती है। आम आदमी तो डरता है चूंकि उसे वकील करना पड़ता है, और वकील के नाम पर वैसे लोग घबरा जाते हैं। ये सारा मामला एक वकील से ही पूछेंगे। अतीकुर रसूल साहब माहिर कानून है, एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद है। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सर, एक तो मुश्किल चीज़ के लिए आपको ही हमने दावत दे दी, वकीलों का ही मैटर, हमने कहा एक वकील से ही पूछे। ये बताइए सर कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़ी कानून साजी की, बड़ा अच्छा रहा और आपके सामने रहा, हमने असेंबली से कानून पास करवाए, FATF से हम बाहर आ गए, और ये जो डायरेक्टोरेट बना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, किस तरह से बेहतर काम कर रहा है, और जो टीम्स इसमें काम कर रही है, बेहतरी तो आई है वो हमें भी लेकिन इस पे मजीद क्या इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरसलान, एक चीज़ आपने समझनी है कि कानून के पास होने से लेकर मुकदमे के इंदराज और फिर उसकी सज़ा या जज़ा का फ़ैसला होने तक एक पूरा चेन प्रोसेस है, जहाँ से गुज़र के जो है वो मुकदमा अपनी फ़ाइनल स्टेज तक पहुँचता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिन्होंने कानून साजी की है उनकी नीयत क्या थी। कानून पास कराने वाले जो लोग हैं उनके हवाले से आप देखें, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं या हाई प्रोफाइल केसेस जिन्हें हम कहते हैं, उस तरह के ज़्यादातर लोग आपको नज़र आते हैं जो इसमें किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी तरह अपना हिस्सा जो है वो ढाल रहे होते हैं। उसके बाद जब मुकदमा जो है वो दर्ज होता है, उसके बाद एक चेन प्रोसेस शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कितना शफाफ होता है, कितना बेहतरीन उसमें जो है वो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट फाइनल सबमिट होती है, और उसमें जितने एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, जितने विटनेसेस उसमें आते हैं, वो तमाम चीज़ें जब कोर्ट में पहुंचती हैं तो फिर वहाँ से कोर्ट के अंदर ट्रायल का प्रोसेस शुरू होता है, जो एक पूरा ज़ाब्ता है उसके तहत करते कराते अल्टीमेटली वहाँ तक पहुँचता है। अब इस पूरे प्रोसेस में जो है जितनी आसानी से मैंने बयान कर दिया है, इस पर अमल दरामद इतना ही मुश्किल है। इसमें कानून पास होने से लेकर इन्वेस्टिगेशन होने तक, विटनेसेस के आने तक, ट्रायल होने तक, इसमें मुख्तलिफ लोग जो है वो यहाँ के हमारी सोसाइटी के जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक हिस्सा शायद जो है वकील का है। आप देखें, अगर कोर्ट चाहे, आपको याद होगा कि जो मॉडल कोर्ट्स का सिस्टम जो है वो लाया गया था, जस्टिस रिटायर्ड जो मंसूर अली शाह साहब जो हैं,
उन्होंने दिया था। तो उसमें मॉडल कोर्ट्स ने फिर कई जो है वो ऐसे मुकदमात का फैसला 3-3 4-4 दिनों में किया कि जिनको शायद साल साल लोग समझ रहे थे कि इनका फैसला नहीं हो पाएगा। अगर चाहें तो किया जा सकता है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है वो हर कदम पर आप इसमें देखेंगे कि रुकावटें आती हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्पीड ब्रेकर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कभी इसमें जो है वो डिपार्टमेंटल जो करप्शन है इदारों के अंदर, कभी उसकी वजह से, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इस तरह का कुछ कर देते हैं। कभी आपको जो लॉ डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको आप देखते हैं, कभी वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, कभी उनको बीमारी आ जाती है, कभी कुछ इस तरह का मसला शुरू होता है, कभी जज जो है वो छुट्टी पर चला जाता है। तो एक जब से मुकदमा दर्ज होता है तो उसके फाइनलाइज होने तक जितनी स्टेजेस हैं, हर स्टेज पर किसी ना किसी तरीके से उसको जो है वो, अगर हाई आपने बड़ा प्रोफाइल केस अच्छा है। तफ्तीश का जिक्र किया है। अच्छा, चूंकि मैं आज हमारा टॉपिक भी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, हमने इस पर बड़ा काम किया, हमने इस पर कानून साजी भी की। कितने केसेस आपकी नज़र से गुजरे कि उस पर स्पीडी ट्रायल हुआ हो और तफ्तीश का अमल कैसे मरबूत और बेहतर हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि तफ्तीशी अफसर के हाथ में होता है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक आईजी बता रहे थे, ये बात ठीक थी कि उसको हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कम अहमियत दी जाती है, जबकि सबसे अहम हिस्सा वही होता है हर केस का। देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 155, 156 और जो है 173 तक जो है उसकी तमाम पावर्स या उसके काम का जो तरीक़ाकार है, जो ज़ाब्ता है, वो बयान कर दिया गया है। उसके पास इतने वसी इख्तियारात हैं अरसलान साहब कि वो आपकी सोच है कि वो किस कदर एम्पावर्ड होता है एविडेंस कलेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, और जो कुछ वो लिख देता है एक बार, और लिखने के बाद वो जब रिपोर्ट फाइनली जो है वो सबमिट हो जाती है तो उसमें फिर तब्दीली जो है वो एक नुक्ते की भी नहीं की जा सकती। तो उसकी इंपॉर्टेंस का तो आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि उसकी सबमिट हुई हुई रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने पहुंचती है तो उसको निगेट करना इतना आसान नहीं होता। तो ये उसके इख्तियारात का मामला है। अब देखना ये है कि क्या उसने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो कितनी मेरिट पर की है, और उसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम ऐसा है कि उसको देख सके कि अगर उसने कहीं डंडी मारी है, जिस तरह से आपने भी गुज़श्ता दिनों NCCIA का जो कुछ केसेस का सामना जो है वो आपने पढ़ा होगा कि उनके अपने इदारे, जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उन पर ही करप्शन के जो है वो इल्ज़ामात लग गए। एक इन्फ्लुएंसर, उनके केस का जिक्र सामने है और करोड़ों का मामला था, उनके अपने ऊपर था, किसी एक ऐसी इलीगल प्रोडक्ट को उन्होंने प्रमोट किया, तो उसी में वो नया मामला निकल आया। तो आप देख लें कि फिर उस केस में जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन या उसका ट्रायल जो होगा वो अल्टीमेटली कितना शफाफ होगा या कितनी उसमें सजा की गुंजाइश एक मुजरिम भी विक्टिम बन गया। जी, मुलजिम। और असल मामला ये है, असल मामला तो फिर बीच में गुम हो गया ना कहीं। उसकी जो उस वक्त एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता था, उसमें देखिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम, डेट एंड प्लेस, वो सारी चीज़ें तो कहीं दरमियान में ही रह गई। तो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस तरह का रोल परफॉर्म करेगा तो एक जो सजा और जजा का सिलसिला है तो वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो खत्म हो जाएगा। आप देखिए मर्डर के केसेस में या इस तरह के मेडिकल या रेप या इस तरह के मुख्तलिफ केसेस हैं, उसमें टाइम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें एविडेंस जो कलेक्ट करना है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में होती हैं। अगर वो कुछ गलत कर देता है तो उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरीज हैं या डिपार्टमेंटल जो चीज़ें, क्या वो सफिशिएंट हैं उसको सज़ा देने के लिए, या उसके बाद जो कुछ वो जितना नुकसान केस को वो पहुँचा देता है उसको वापस किस तरीके से लाया जा सकता है। तो आप इसकी अहमियत का और इसकी जो हसासियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने भी जिक्र किया कानूनी पेचीदगियाँ, हमारे यहाँ वर्ड तो है ये कानूनी पेचीदगियाँ, इसमें इस सारे सिस्टम को जो टैक्स निज़ाम की, चले मैं एक बात कर, बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है कि हमारे टैक्सेशन के मामलात ऐसी ऐसी जगह पे फंसते हैं जो कि होते नहीं है। जैसे किसी ने बाहर से फ़र्ज़ करे चीनी मंगवाई, उसने चीनी यहाँ से बेच दी, अब उसको शुगर स्कैंडल में डाल दिया गया, लेकिन उसका मसला सिर्फ कमीशन था, जो उसने कमीशन लिया और वो पैसों में था चंद। अब वो शुगर स्कैंडल से निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि इतनी कानूनी पेचीदगियां, हमने उसको एक अलग केस बना दिया। इस तरह की चीज़ें कैसे ठीक होंगी? देखिए, आप जो आपका कोई भी मुकदमा है या कोई भी इदारा, चाहे आप नैब ले लें, चाहे FIA ले लें, चाहे पुलिस ले लें, या दीगर जो एंटी करप्शन के हवाले से काम करने वाले इदारे हैं, उनके अंदर जो मुकदमात का इंदराज करने वाले लोग हैं, उनकी जो तरबियत है, उनकी जो प्रोफेशनल जो ग्रोथ है, या उनकी जो एबिलिटीज़ को बेहतर करने का मामला है, आपने देखना यहाँ पर ख़राबी अक्सर औकात आती है। बहुत सारे मामलात या बहुत सारे मुकदमात ऐसे जो है वो दर्ज कर लिए जाते हैं कि जो उनकी जो बिहाइंड द सीन स्टोरी होती है या जो असल स्टोरी है वो उसको नरेट ही नहीं कर पाते। वो बाज़ औक़ात गलत दफ़ात लगा देते हैं, बाज़ औक़ात गलत शख्स पर जो है वो गलत किस्म का मुकदमा जो है वो उसका इंदराज कर लेते हैं, जो अल्टीमेटली जब ट्रायल चलता है तो चीज़ें सामने आती हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं।
फिर एक और मामला ये आता है कि जब कोई, जैसे आपने इसका शुगर माफिया का जिक्र किया, या हम जिस तरह से एफआईए केसेस के जिक्र कर रहे हैं या दीगर केसेस का जिक्र कर रहे हैं, एफबीआर रिलेटेड बड़े मामला। जी हाँ, तो उसमें होता यह है कि जो उस पर पिन पॉइंट करता हुआ सेक्शन है, रेलेवेंट सेक्शन, वो लगता ही नहीं है। वो गलत दफा उस पर लगा देते हैं और आगे चल के उस पर, और उसी पर पूरी एविडेंस कलेक्ट होती है, उसी पर सारा कुछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि उसकी बाजों का तरबियत हम देखते हैं उस तरह से नहीं होती, बाजों का डिपार्टमेंटल करप्शन के भी मामला सामने आ जाते हैं, बाजों का वो किसी प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, ये भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। तो उसके बाद जो कुछ फाइल सामने आती है जस्टिस के सामने या जज के सामने, तो वो फिर उस फाइल का पाबंद है उसके मुताबिक फैसला करने में, और उसका शिकार फिर दीगर लोग हो जाते हैं। और जब इनसे गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए ये फिर और गलतियां जो है वो करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से फाइल जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब है वही मामला जो आप पहले कह रहे थे, तफ्तीश। जी हाँ, अगर वहां पर Crime मामला बेहतर हो, तफ्तीशकार ने वो केस को उसकी असल रूह के मुताबिक लिखा जी हो, हाँ, तो मामला दुरुस्त बीच होते के सही रहते हैं, वरना फिर अक्सर जो बड़े केसेस हैं उनके मामला है। सर, मनी लॉन्ड्रिंग का चूंकि मैंने आपको आज ये टॉपिक था, तो ये बताएं इसमें किस हद तक डॉक्यूमेंटेड चीज जो है वो एविडेंस होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश का तरीका कार को थोड़ा बहुत अगर बता सके, और इसका अमल कितना शफाफ होता है और कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग का आजकल चूंकि इलेक्ट्रॉनिक सारा सिस्टम जो है वो हो चुका है, आपको आपके इल्म में होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है उसमें अगर आप देखें मैन पावर आपको कम नज़र आती है। अगर इनकी जो ट्रेनिंग हैं असर हाजिर के हवाले से, या जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग जितने अपडेटेड हैं या जितना बेहतरीन नॉलेज उनके पास है, उसके हवाले से अगर आप इनकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं इनकी तरबियत देखें तो उसमें हमें कमी नज़र आती है। हाँ, जहाँ तक मामला है एविडेंस कलेक्ट करने का, तो उसके लिए इनके पास जो है वो आपको बहुत सारे मसाइल हमें नज़र आते हैं। इनकी जो एक्सेस है बहुत सारे मामलात में वो इस तरह से नहीं है। एक बहुत बड़ा इशू जो है अरसलान, वो मेरे सामने ये आया कि जो हमारे मुख्तलिफ इदारे आपस में जब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, इनकी जो कोऑर्डिनेशन नहीं होती, इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से बहुत सारे एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाते। फिर बाज़ औक़ात जो है वो इनकी ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो भी किसी स्केल का है, उसने अगर किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो किसी और दीगर इदारे में किसी बड़े ओहदे पर फायज है, उसको किस तरीके से इसने बुलाना है। तो ये इस तरह के मसाइल जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को। तो इसको हल करने के लिए अभी तक हमें कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा मरबूत लायामल अभी तक नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से अगर ये हो जाए तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अपनी हद तक तो शायद वो काम कर सकते हैं, लेकिन जब किसी दीगर इदारे से उन्होंने कोई चीज़ कलेक्ट करनी है, किसी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करनी है, तो वहाँ पर उन्हें बहुत से रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आतिकुर रसूल साहब, माहिर कानून एडवोकेट, हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल डिस्कशन मनी लॉन्ड्रिंग, उसके मामला कैसे ठीक हो रहे हैं, कि कानून साजी के बाद अमल दरामद कैसे हो रहा है, डायरेक्टोरेट इस पर कैसे काम कर रहा है। एक ब्रेक से जब वापस आएंगे ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई फूड सिक्योरिटी के मसाइल। और हम तो एग्रीकल्चर में दुनिया की बड़ी तरीन ताकतवर ममालिक में से एक थे, हमारी एग्रीकल्चर सालाना बुनियादों पर डिक्लाइन का शिकार क्यों है और कितनी है, उसकी परसेंटेज भी आपको भी बताते हैं ब्रेक के बाद, और उस पर डिस्कशन भी करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे फूड सिक्योरिटी को लेकर। ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ कि पिछले 10 से 15 साल अगर लें, हम बड़ा मुल्क थे ज़रूरी अजनास को बाहर भेजने यानी एक्सपोर्ट करने का, अपने मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करने के लिए 15 साल या 20 साल लेने चले, लेकिन हम इस हद तक मजबूर हो गए, इस हद तक नौबत आ गई कि दुनिया भर से हमें टमाटर भी मंगवाने पड़ते हैं, आलू भी मंगवाने पड़ते हैं। अजीब बात है, बाहर से ही हमें चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, गंदम तक हम कभी कभी बाहर से मंगवाते हैं। ऐसा मुल्क जो गंदम का 8वां बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, क्या हुआ उसके साथ? क्या आज तक हम जदीद आबपाशी निज़ाम पे नहीं जा पाए, या मामलात इससे बरक्स हैं? किसानों के लिए बिजली का महंगा होना, पेट्रोल डीजल का महंगा होना, ये एक अलग मसला है, उनकी मायूसी बढ़ रही है। फिर बारिशों का बेवक्त होना, एक नए पैटर्न के तौर पर बारिश का होना, फल तो वो हमारे लिए मुश्किल हो रहे हैं। दुनिया हमारा आम खाती थी, आज उसी आम के लिए हमें परेशानियां हो रही हैं। अपने भी अगर मार्केट में देखें तो आम का टेन्योर 1.5 महीने 2 महीने से ज़्यादा नहीं होता है, और बाहर दुनिया को अगर आम भेजने की बात हो तो मुझे नहीं पता कि हम इस वक्त वहाँ पे कहाँ खड़े हैं। आज से 15-20 साल पहले तो दुनिया के ताकतवर तरीन एक्सपोर्टर के तौर पे हम एक मुल्क खड़ा था जिसका नाम पाकिस्तान था। IMF भी ये कहता है कि फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में,
और यही जो फ्लड सिचुएशन है, मौसमियाती तब्दीली है, फिर एग्रीकल्चर लैंड है, इसके अंदर बड़े पैमाने पर सोसाइटीज़ बनती चली जा रही हैं, लोग बेच रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं उनसे छीन रहा, खुद बेच रहे हैं। क्या कोई मरबूत पॉलिसी की ज़रूरत है या कोई और मामला भी है, कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है हमारी ग़िज़ाई पैदावार की कमी की? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर काशिफ सालिक साहब मौजूद हैं, फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं और बड़ी डिटेल चीज़ों पर बात भी करते हैं मुख्तलिफ हवालों से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर काशिफ साहब, पहले तो मैं चाहूँगा ये जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का चैलेंज है, ये क्या चीज़ है और हम इसको क्या कितना करीब देख रहे हैं कि हमें ऐसे चैलेंज का सामना हो सकता है? हम तो बड़ा मुल्क थे, ज़रई मुल्क थे, ऐसा क्या हो गया हमारे साथ कि ज़रई अजनास की किल्लत होने लग गई हमारे मुल्क में, बाहर से मंगवानी पड़ रही है? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। ज़रई मुल्क बेसिकली हम अभी भी हैं, और पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर आबादी जो है उसके देही इलाकों में रहती है, और उसकी जो लाइवलीहुड्स हैं या रोज़गार है वो उसी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। जो ये फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है, असल में ये एक बड़ा बड़ा पुराना चैलेंज चलता आ रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम फूड प्रोडक्शन की तरफ ले रहे हैं, आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी के 4 बड़े कंपोनेंट हैं, जिसमें फूड प्रोडक्शन या उसकी अवेलेबिलिटी एक मेजर कंपोनेंट है। दूसरे नंबर पे एक्सेस है, यानी कि आपकी इनकम या आपकी सपोर्ट, जो सोशल सपोर्ट है कि आप खुराक को ख़रीद सकें, वो बहुत अहम होती है। फिर उसके बाद जो है यूटिलाइजेशन है कि आप एक न्यूट्रिशियस फूड और सेफ फूड खा रहे हो, और आप आखिरी जो चीज़ है कि वो स्टेबिलिटी हो, कि ये ना हो कि साल के कुछ महीनों में आपके पास खुराक हो और कुछ महीनों में आपके पास खुराक ना हो। तो ये सारा जो 4 कंपोनेंट्स हैं मिलके किसी भी हाउस होल्ड को, घराने को, या किसी शहर को, या किसी ज़िले को, या किसी मुल्क को जो है फूड सिक्योर बनाते हैं। तो पाकिस्तान में एक कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम चलता आ रहा है। इसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, और हमने इस पर रिसर्च भी की है, कि पाकिस्तान में फूड प्रोडक्शन का इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। जैसे कि आपने पिछले 2 साल से देखा कि वीट हमारी बम्पर वीट क्रॉप हुई, और फिर उसके बाद आपकी राइस में भी स्टेबल प्रोडक्शन उसकी स्टेबल है। ऑफकोर्स उसकी जो पर एकड़ पैदावार है उसमें रीजन के दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से उसकी पैदावार कम है, लेकिन फिर भी हमने उसको मेंटेन किया हुआ है। इसी तरह आपकी मेज़ है, शुगर केन। तो मसला कहाँ पे है? मसला जो है वो मेन जो है आपकी एक्सेस पे है। दो बड़ी चीज़ें, एक कि आपके अंदर आवाम में जो गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से उनकी जो इनकम सोर्सेज हैं वो डाइवर्स नहीं हो रहे। आपकी इनकम जो है श्रिंक हो रही है, और जो मुख्तलिफ एवेन्यूज़ होने चाहिए इनकम जनरेशन के, लोगों के पास रोज़गार के मौके हों और वो बेहतर तरीके से कमा सकें, उनकी इनकम उसी इन्फ्लेशन के साथ बढ़े, तो वो नहीं हो पा रही। तो मेजर रीज़न जो है फूड इनसिक्योरिटी का, जो अभी हाइस का जो डाटा सेट आया है 2024-25 का, उसमें जो मेजर रीज़न है वो यही है कि आपकी जो इनकम है वो आपकी महंगाई के साथ मैच नहीं की, और सबसे पहला जो डेंट पड़ा है वो उनकी फूड एक्सपेंडिचर पे पड़ा है। ऑफ कोर्स जो एक्सपेंडिचर एनर्जी पे है वो भी बढ़ा है। तो अल्टीमेटली लोगों ने एनर्जी और फूड के अंदर बैलेंस किया है, जिसकी वजह से कंप्रोमाइज़ हुआ है। आपकी जो वीट इंटेक है, राइस इंटेक है, एग्स की इंटेक, पोल्ट्री की इंटेक, सब में कमी देखी गई है, और बड़ी सीवियर कमी है। कई तकरीबन 90 लाख घर आपके पाकिस्तान के अंदर जो है फूड इनसिक्योर हैं, और उसमें 5% तकरीबन 20 लाख घराने जो है कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे फूड इनसिक्योर है। तो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो एक तो ये कंपोनेंट है। तो 2019 के बाद जो है पाकिस्तान ने 2-3 मेजर जो चीज़ें देखी। एक तो आपको महंगाई की बात मैं कर चुका। दूसरी जो सबसे अहम जो चीज़ इस 5 साल में देखी कि वो आपके 2022 के अंदर एक बहुत बड़े लेवल का जो फ्लड आया, उसने पाकिस्तान के पूरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब किया। ये और फिर उसके बाद हीट वेव्स, छोटे छोटे जो क्लाइमेट के इवेंट्स हैं वो और हैं। फिर जो इसी दौरान जो है कोविड भी आया। ऑफ कोर्स वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी हम उसको कहते हैं, TFP, उसमें जो है डिस्ट्रप्शन आई। तो आपकी जो फूड इनसिक्योरिटी का जो स्केल है वो बढ़ता चला गया, क्योंकि इसमें सबसे अहम कंपोनेंट जो है वो आपका वो महंगाई का बढ़ना और इनकम के सोर्सेज ना होना। तो इसी से आपकी रूरल अर्बन माइग्रेशन भी इंक्रीज हुई आपके, और
दूसरे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, इसमें गुर्बत है, इनइक्वालिटी है, ये चीज़ों को इसमें इजाफा होता चला गया। अच्छा एक चीज तो मेरे ये डॉक्टर काशिफ, एक तो हमने चले आपने इसमें बड़ी डिटेल बात की, मैं इस पे ज़रा और भी थोड़ी डिटेल बात करूं अगर आपसे। ये जो मैंगो है या सिट्रस फ्रूट जिसमें हम बहुत मशहूर हैं, अनियन है हमारा जो हम दुनिया को सबसे ज़्यादा देते थे, कॉटन में भी हमने डिक्रीज देखा, ऑयल सीड्स का मामला भी हमने देखा, दीगर फ्रूट है, और बासमती चावल चौथा बड़ा राइस एक्सपोर्टर मुल्क है दुनिया भर में। अगर मैं 2023 और 24 के फिजिकल ईयर की एक्सपोर्ट देखूं तो सिर्फ $8 बिलियन, इससे ऊपर नहीं हम जा सके, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी है हमारी, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ $8 बिलियन, बस इतनी एक्सपोर्ट हम कर सके, जबकि इससे ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी रखते हैं। तो जो हम चौथा बड़ा मुल्क है राइस को लेकर, क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पर भी हम अपनी राइस एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे या उसका वॉल्यूम बढ़ा सकेंगे? अरसलान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इशू को आपने बेसिकली रेज किया है। एक्चुअली ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कॉटन आपकी तकरीबन एब्सोल्युटली ख़त्म होती चली जा रही है। आपने और मुख्तलिफ क्रॉप्स की बात की, तो आप इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो स्लो ऑनसेट, आपके टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहे हैं और आपके जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, तेज़ बारिशें, ये सब एक तो ये कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमें अभी विजिबल नहीं है कि यार हमारी ये जो प्रोडक्शन है इसके ऊपर कमी आ रही है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ क्लाइमेट नहीं है, उसकी सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है पानी है। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वो हैं, लेकिन ये जो तीन मेजर, क्लाइमेट, वाटर और आपका ये ज़मीन की फर्टिलिटी, ये एक्चुअली ओवर द टाइम पाकिस्तान में डिक्लाइन हुई है, जिसकी वजह से ये जब इसको हम सब फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो जो क्रॉपिंग पैटर्न सदियों से, तकरीबन 2-3 सदियों से पाकिस्तान या एडजेसेंट कंट्रीज़ के अंदर चल रहा है, वो हमें अलार्म कर रहा है कि ये क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि वीट, राइस, शुगर केन, मेज़, इस तरह के जो क्रॉपिंग पैटर्न पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहे हैं, इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट की नज़र से, सॉइल फर्टिलिटी की नज़र से, हमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ जो फॉर्म इनपुट्स हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो बहुत प्रिसाइज तरीके से, ये नहीं है कि आप पूरे खेत में उसको कर दें, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करें, उससे कॉस्ट कम होगी। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो ये जो हम ओवर टाइम इसको मॉनिटर करने के लिए, पाकिस्तान में कोई अदारा नहीं है कि ये चेंजेस आ रही है एग्रीकल्चर के अंदर, इसको हम कैसे मॉनिटर करें और फिर इसके सद्देबाप कैसे करें। एक चैलेंज ये है। दूसरा, ठीक है, फसल आपने जो भी जैसी भी प्रोड्यूस कर ली है, कभी आपकी बम्पर क्रॉप्स हो जाती हैं, कभी कम हो जाती है। अच्छा, जब बम्पर क्रॉप्स होती हैं तो आपकी पूरी मार्केट फेल हो जाती है। आपने देखा वीट के अंदर, आपने मेज़ के अंदर, आपने देखा अभी रिसेंटली आपने आलू का जिक्र किया। आलू की बुरी हालत हुई है इस वक्त, 400 से 900 के दरमियान अब पूरा बैग जो है वो आपको बिल्कुल ऐसा ही है सर, वो खर्चा पूरा नहीं हो रहा। तो ये सारा जो है ये मार्केट इंफॉर्मेशन का इम्परफेक्शन है कि आप चाहे ज़्यादा पैदा कर लें या कम पैदा कर लें, आपको देर से पता चलता है, इसलिए आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में जो फूड सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज है वो फूड मैनेजमेंट का है। प्रोडक्शन का बाद में आता है, प्रोडक्शन बाद की बात है। अच्छा मैं सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, इसमें थोड़ी सी एक फिगर जो 13.5% फिजिकल ईयर पे हम डिक्लाइन देख रहे हैं प्रोडक्शन का, उसके अंदर कॉटन 30.7% है, मेज आपने जिक्र किया 15.4% है, वीट 8.9%, शुगर केन 3.9% है, 16.3% ग्राम है हमारा, मूंग जिसको बड़ा पॉपुलर हमारी एक दाल है 14.4%, बाजरा 14.3%, कॉटन 30.7%। ये तो बड़ा एक मेरा ख्याल है अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है डॉक्टर काशिफ? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये साइलेंट क्राइसिस है जिसको हम नोट नहीं कर पा रहे हमारे, क्योंकि आईनी तरमीम 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबे इसके फूड सिक्योरिटी, फूड जो एग्रीकल्चर का शोबा है वो प्रोविंसेस के पास है, और उनके पास जो ये एक मालूमात इकट्ठे करने की और फिर उसको एनालाइज करने की और प्लानिंग करने की शॉर्टेज है, लिमिटेशंस हैं। इसीलिए जो चेंजेस अभी आपने जिक्र भी किया, इस चेंजेस को आप प्रोजेक्ट करें, उसको अंडरस्टैंड करें, और फिर उसके बाद पॉलिसी मेकिंग, इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग जब तक नहीं बनेगी तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। और ये जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, एक तो ये एक ह्यूमन साइड पे
आपकी पुअर मैनेजमेंट और प्लानिंग की है। दूसरा ये मैसेज आपको ये दे रहा है कि भाई आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो ओल्ड हो गया है। कॉटन जो है आपके जिन एरियाज में मेलसी, मुल्तान, आप एक रहीम यार खान और फिर इतने हजारों एकड़ पे होती थी वो खत्म हो गई है। क्यों? उसकी वजह अच्छा सिर्फ सर, मैनेजमेंट एक जरा या इसमें ऐड कर देना डॉक्टर काशिफ भाई, खाली कॉटन नहीं हुआ करती थी, इसके साथ जिनिंग है, हल है और बहुत सारी चीजें थी। मतलब कॉटन को लेकर ही 2-3 तो डिफरेंट इंडस्ट्री चलती थी। वो चेंज हो गई। देखिए ना, ये हम्म। एक तो मैंने अपने ह्यूमन साइड पे कहा कि जो चीज़ें एग्रीकल्चर के साथ जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो, दूसरा जो क्लाइमेट भी ड्राइव कर रहा है। अब आपको क्लाइमेट बता रहा है कि भाई जो तुम कॉटन लगा रहे हो वो इतनी फिजिबल नहीं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जो कॉटन प्लांट है वो 35 डिग्रीज से नीचे ग्रो करता है। तो आपको पता है आम टेम्परेचर वो तकरीबन 45, 48, 49। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हम एक्सेसिव इरिगेशन से उसको, उसके प्लांट को कूल डाउन करते हैं। उसकी उसकी प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ता है और कॉस्ट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये सेंस हो गया, आहिस्ता आहिस्ता फार्मर सेंस करके इस कॉटन से वो छोड़ दिया और दूसरी क्रॉप्स लगाना शुरू कर दी। तो ये एक साइड पे ह्यूमन साइड पे मिसमैनेजमेंट है, दूसरा जो क्लाइमेट भी ड्राइव कर रहा है आपके क्रॉपिंग पैटर्न से। अब हमारा अच्छा सर, पॉलिसी दरख्तों को मेकिंग तो बचाया नहीं जा सकता था। अच्छा मैं अगर 5 चले चीजें आपसे पूछूं, एक लैंड यूज चेंज हुआ है हमारा बहुत ज्यादा, वो आप जानते हैं, वाटर की कमी है, स्कार्सिटी है, फिर आउटडेटेड प्रैक्टिस है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हाई इनपुट कॉस्ट और मार्केट इश्यूज हैं, ये बड़ा मसला है, क्लाइमेट चेंज। ये 5 बड़े मेजर फैक्टर्स हैं। मैं जरा टेक्नोलॉजी पर अगर आपसे, आपने जो बाकी चीजें बताई कि जी क्लाइमेट चेंज भी है और दीगर पैटर्न्स तब्दील हो रहे हैं और बड़ा मसला, सर इसमें टेक्नोलॉजी तो यूज हो सकती थी। हम अपने आम के जो दरख्त हैं वो तो सालों साल चलते हैं, सेब है, केला है, ये तो सालों साल चलते हैं, इसको तो बचाया जा सकता था किसी ना किसी तौर। हमने वो भी नहीं किया। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, और मैं अभी एक रिसेंट स्टडी हमने इसको मैंने उसको कंक्लूड किया है। उसमें एक पर्सियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पे आप एक वेरिएबल रेट एप्लीकेशंस कहते हैं टर्म्स है, जिसमें आप जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जहाँ पे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है या पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, वहाँ पे ये अप्लाई होगा। उसमें ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जहाँ पे वो ऑटोमेशन के साथ आपका पूरा इरिगेशन नेटवर्क है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं पाकिस्तान के अंदर पायलट भी हो रही हैं, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और कुछ और अदारों में। तो ये एक तो इसको मैसिव लेवल पे, क्योंकि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इस थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुकी है क्लाइमेट चेंज की वजह से और नॉन क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स की वजह से, जहाँ पे अब हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। 60s में हमने फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को अडॉप्ट किया था और बेटर इरिगेशन को किया था। अब हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो हमारे एग्रीकल्चर की लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर भी बचेगा और उससे एसोसिएटेड लोगों की लाइवलीहुड्स भी बचेंगी। ठीक है। तो ये अच्छा एक सर, चूंकि मेजर वक्त कम है, इसका की प्लेयर किसान, किसान की मुश्किलात की वजह से किसान भी अपने शोबे से दूर हो रहा है और कई किसान तो बेच कर को घर शहर या दूसरी तरफ जा, किसान के लिए क्या करना है? जी, ये लगता है आपने मेरी रिसर्च पढ़ी है। बिल्कुल मेरी यही फाइंडिंग्स है कि फार्मर जो है लीस्ट इंटरेस्टेड होके, मेरा 2 सजेशंस हैं। एक तो ये है कि फार्मर को एक मार्केट के अंदर एक बाकायदा उसको एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पे ले आया जाए फार्मिंग को, और फार्मर को अब एक मेजर जो मार्केट प्लेयर है उसके तौर पे देखा जाए और वो अपने डिसीजंस को बेहतर तौर पे मार्केट के साथ, मतलब उससे कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है या शुगर केन तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हों ताकि बायर पहले से उसका उस प्राइस के ऊपर ख़रीदे। तो ये ना हो कि फार्मर चीज़ को प्रोड्यूस कर ले और फिर ढूंढता फिरे और मुख्तलिफ मार्केट्स में लोगों को, बायर्स को ढूंढता रहे और फिर वो लेस कीमत पे, कम कीमत पे उसको बेच दे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि फार्मर को एम्पावर करना है ताकि वो अपने डिसीजंस बेहतर तौर पे कर सके और वही चीज़ उगाए जो उसकी जिसकी डिमांड है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सॉल्यूशन ये है कि फार्मर को अब मार्केट ओरिएंटेड बनाना है। अब हमने एक सोशल प्रोडक्ट या इसका वो पैसिव लेवल पे नहीं उसको बैठाना कि वो पैदा कर ले और फिर ढूंढता फिरे कि बायर्स कौन से हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरी अहम चीज़ है कि अब इसको टेक्नोलॉजी साइड पे बहुत साइंटिफिक तरीके से हमारी प्लानिंग की ज़रूरत है। अभी वो हिट एंड ट्रायल मेथड या तुक्के सिस्टम से अगर आप पॉलिसीज़ बनाएंगे और ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे तो आप जो है कामयाब एग्रीकल्चर नहीं कर सकेंगे और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक हो गया सर, ये एक मेरा
बड़ा अच्छा आज डिस्कशन हुई। मैं इंशाल्लाह आपको फिर ज़हमत देंगे और आपकी पूरी रिसर्च स्टडीज़ पर हम, चूँकि काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं मेरे और बहुत सारे सवालात हैं, आगे भी इंशाल्लाह इस पे करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ सालिक, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले हफ्ते पीर के रोज़ फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।